नमस्कार छात्रों, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे लेट श्री राम कुमार कॉलेज ऑफ स्पेशल एजुकेशन में। यहां पे हम चर्चा कर रहे हैं अपने यूनिट 1 के, जो कि आपके सिलेबस का पहला सब्जेक्ट है विकलांगता का परिचय, इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी, जिसकी हम पिछले दिनों से अध्यापन करते आ रहे हैं, जिसमें कल हमने सेरेब्रल पाल्सी के बारे में पढ़ा। उसके गुणधर्म क्या होते हैं, कैसे पहचान करेंगे, क्या होता है, परिभाषा क्या होती है, इत्यादि के बारे में अध्ययन किया। आज हम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के बारे में जानेंगे कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, इसके लक्षण क्या होते हैं और कैसे इसका समायोजन किया जा सकता है। पहले परिचय देता हूँ आपको मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। मांसपेशी क्षरण बोलते हैं इसको हिंदी में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी को मांसपेशी क्षरण बोलते हैं हिंदी में। मांसपेशी क्षरण सर्वप्रथम 1890 में पहचाना गया। ये एक वंशागत बीमारी जो धीरे धीरे उम्र के साथ बढ़ती है। ये स्नायु मांसपेशी विकलांगता के समूह में आती है, जिसमें मुख्य रूप से गामक नर्व कोशिका की रज्जु के इंटीरियर हॉर्न सेल प्रभावित होते हैं। रीढ़ रज्जु की पेशी को जाने वाले तंतुओं एवं स्नायु त्रिजोड़ जो आवेग को रासायनिक प्रविधियों के द्वारा तंतुओं तक पहुंचाता है, सम्मिलित होता है। इसे मायोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? मायोपैथी। मायोपैथी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें बीमारी अथवा असमानता में मांसपेशी क्रियाएं अवरुद्ध हो जाती हैं। ये पूर्ण रूप से सभी मांसपेशियों को प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसी विकृति है जिससे मांसपेशियों का क्षरण होने लगता है, जिसके परिणाम स्वरूप पेशियों का कार्य प्रभावित होता है। ये अलग अलग उम्र में अलग अलग रूप में होती है। ये कुछ वर्षों में शिशुअवस्था तथा कुछ बच्चों में किशोरावस्था में होता है। ये रोग जन्मजात नहीं होता है। इस रोग में बच्चे के दोनों पैर प्रभावित होते हैं। इस रोग के कारण बच्चे की चाल असामान्य हो जाती है, जिसमें चलने में कठिनाई होती है। श्वसन तंत्र के उचित संचालन के अभाव में श्वसन भी प्रभावित होता है। धीरे धीरे तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित कर देता है। मानव शरीर के मांसपेशी क्षरण के साथ साथ जब तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है तो उसे मांसपेशी क्षरण अथवा मायोपैथी कहते हैं। ये एक वंशानुगत बीमारी है जो बच्चों को माता के द्वारा हो जाती है। ये एक ही परिवार के 2 बच्चों को भी प्रभावित करती है। ये 7 पीढ़ी तक भी प्रभावित कर सकती है। जी हाँ, ये बीमारी जो है माता के द्वारा बच्चे को होती है और ये पीढ़ी दर पीढ़ी यानी 7 पीढ़ियों तक बच्चों को प्रभावित कर सकती है। इसका एक नाम जो है मायोपैथी, ये आप लोगों को विशेषता ध्यान में रखना होगा, क्योंकि जब क्वेश्चन पेपर आता है तो जो हमारे वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं या 1 नंबर के जो लघु उत्तरीय क्वेश्चन आते हैं उसमें ये पूछा जाता है मांसपेशी क्षरण या न्यूरोमस्कुलर डिस्ट्रॉफी का दूसरा नाम क्या है। लगातार बढ़ने वाली और धीरे धीरे फैलती हुई कमजोरी, जिसमें मांसपेशियां नष्ट होकर उनके तंतुओं तक चर्बी तथा फाइब्रस तंतु जमा होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, ड्यूशम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और अर्थ जुनाइल क्षरण।
ड्यूशन और अर्ब जुवेनाइल। इनफ्लाइट टाइप और फिजियोहेमरोस्केपुलर टाइप। ड्यूशन मांसपेशी क्षरण, ये 3 वर्ष से 6 वर्ष की उम्र के बीच में होने वाली बीमारी है जो कमज़ोर नली के जोड़ की मांसपेशियों तक पहुंचती है। इस प्रकार की मांसपेशियों के क्षरण में मांसपेशियों की जगह चर्बी जमा होने के कारण उनके आकार में वृद्धि होती है, जिसे ये सूडो हाइपरट्रॉफी अथवा सूरा क्षरण का आभास होता है। इस प्रकार के क्षरण में बच्चे को उठने के लिए कहा जाता है तो वो सर्वप्रथम हाथ को ज़मीन पर रखता है, फिर हाथ उठाकर घुटने के जोड़ पर उठता है, जिसे गोवर साइन के नाम से जाना जाता है। इसकी चाल असामान्य हो जाती है। इस चाल को वैडलिंग चाल के नाम से जाना जाता है। वैडलिंग चाल। वैडलिंग चाल के नाम से जाना जाता है। इसमें नितंब की मांसपेशियों में पेक्टोरोसिस मेजर, डायपस, ट्राइसेप्स तथा जांघ की हेमस्ट्रिंग की एक्सेलर, पिगाड़िका की मेट्रोनियस आदि मांसपेशियां प्रभावित हो जाती हैं। कभी कभी श्वसन क्रिया प्रभावित होने से बच्चे की जान भी जा सकती है, अतः ये एक जानलेवा बीमारी भी है। ड्यूशन मांसपेशी क्षरण की पहचान के लिए बच्चों में निम्नलिखित लक्षणों की पहचान 6 से 10 वर्ष की अवस्था में की जा सकती है। सर्वप्रथम पिंडिका की मांसपेशियां इकट्ठा हो जाती हैं। थोड़ी सी ही दूर चलने में उसे थकान महसूस होती है। कुछ बच्चे 10 वर्ष की आयु तक चलने फिरने में असफल हो जाते हैं और बिस्तर पर पड़े रहते हैं। रीढ़ की हड्डी पर गंभीर मोड़ पैदा हो सकता है। पंजे के बल चलता है। इनमें से कुछ बच्चे मंदबुद्धि के भी होते हैं। चलते समय जल्दी जल्दी एवं बहुत थोड़ी जगह पर पैर रखते हैं। तो ये था ड्यूशन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। अब चर्चा करते हैं अर्ब जुवेनाइल क्षरण, अर्ब जुवेनाइल डिस्ट्रॉफी पर। इस प्रकार की मांसपेशी क्षरण की प्रारंभिक अवस्था 12 से 16 वर्ष के बीच होती है। ये स्पीडोहेश्वर क्षरण की बाद की स्थिति होती है, लेकिन कभी कभी 12 से 16 वर्ष के बाद की भी हो सकती है। ये समस्या बहुत ही धीरे धीरे बढ़ती है। ये पुरुष और स्त्री दोनों में होती। यदि उचित रूप से देख रेख किया जाए तो रोगी लगभग अपना जीवन ठीक से जी सकता है। लक्षण। इस प्रकार के मांसपेशी क्षरण में निम्नलिखित लक्षण होते हैं, जिसकी सही प्रकार से पहचान करके उचित देखरेख एवं प्रबंधकीय कदम उठाए जा सकते हैं। सर्वप्रथम कंधे की मांसपेशी में क्षरण होता है, जिससे ऊपरी भुजाएं प्रभावित हो जाती हैं। कूल्हे की मांसपेशियों का क्षरण होता है। स्पाइल की मांसपेशियों का क्षरण होता है। इस प्रकार शरीर की समस्त मांसपेशी आंशिक रूप से प्रभावित होती हैं। इनकी चाल असामान्य होती है। इन्फेंटिटाइल फेसियोहेमरोस्केपुलर टाइप प्रमुख रूप से छोटे बच्चे को प्रभावित करती हैं, लेकिन कभी कभी 11 वर्ष के बच्चों में भी हो सकती हैं। सर्वप्रथम मुख्य मांसपेशियों में क्षरण होता है। आँख पूरी तरह से बंद नहीं होती। कंधे एवं भुजाओं की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं। एजुकेशन कैसे होगी इनकी, तो इस बारे में चर्चा करते हैं कि एजुकेशन कैसे संभव है इस मस्कुलर डिस्ट्रॉफी से ग्रसित व्यक्तियों की। लगातार बढ़ते हुए रोग के कारण नियमित रूप से पाठशाला जाने में कठिनाइयों का निर्माण होता है, यानी कठिनाइयाँ सामने आती हैं। इसके फलस्वरूप पाठशाला के कार्य में इनकी उपस्थिति कम रहती है, अतः पाठशाला की पढ़ाई में ये पिछड़े रहते हैं। पढ़ने की गति कम होने के कारण ऐसे बच्चों के लिए किसी विशेष शिक्षक द्वारा घर में
उपचारात्मक शैक्षिक कार्यक्रम देना सर्वाधिक प्रभावी रहता है। किंतु विशेष शिक्षा का ये प्रयत्न भी धीरे धीरे कठिन होता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे की थकान बढ़ती चली जाती है, बच्चे की पढ़ने की प्रेरणा भी कम हो जाती है। तो इस तरह के बच्चों को के लिए शिक्षा जो है वो विशेष शिक्षक द्वारा घर पर ही संभव है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे बच्चे की थकान बढ़ती जाती है और उसकी पढ़ाई में रुचि कम हो जाती है। व्यवस्थापन मैनेजमेंट, अस्थि विकलांगता संबंधित शल्य चिकित्सा, सिकुड़न को सुधारने के लिए शल्य चिकित्सा और विकृति को सुधारने के लिए शल्य चिकित्सा। अब इसमें भौतिक चिकित्सा कैसे काम करती है? पहला है सिकुड़न की रोकथाम के लिए मांसपेशियों को खींचना, निष्क्रिय व्यवसाय, सक्रिय तथा अवरोध सहित सक्रिय व्यायाम, मांसपेशियों की उपलब्ध ताकत बनाए रखने के लिए व्यायाम, छाती की मांसपेशियों की ताकत तथा श्वसन क्रिया की क्षमता को बनाए रखने के लिए व्यायाम, आवश्यकतानुसार आर्थोटिक उपकरण तथा अन्य सहायक साधन। जी हाँ, कुछ साधनों और व्यायाम के द्वारा इसकी जो प्रभावित स्थिति है या जो प्रभाव डालती है शरीर की स्थिति, इसको थोड़ा सा कम किया या कहीं थोड़ा सा निजात पाया जा सकता है। तो इसी के साथ यूनिट 2 का 2.4 समाप्त होता है। अब हम आगे यूनिट 2 का 2.5 का अध्ययन करेंगे, जिसमें सर्वप्रथम बहुविकलांगता के बारे में जानेंगे कि बहुविकलांगता यानी कि मल्टी डिसेबिलिटी क्या होती है। बहुविकलांगता, एक से अधिक विकलांग से ग्रसित व्यक्ति को बहुविकलांगता कहते हैं। ये प्रायः निम्नलिखित प्रकार की हो सकती है। जब चाहते किसी व्यक्ति में एक विकलांगता के साथ साथ दूसरी विकलांगता भी हो या एक व्यक्ति भी एक साथ दो विकलांगताओं से ग्रसित हो तो उसे हम बहुविकलांग कहेंगे। ये कितने प्रकार की होती है आइए जानते हैं। सर्वप्रथम है श्रवण अक्षम एवं दृष्टिबाधित। श्रवण अक्षम एवं दृष्टि बाधित, जब व्यक्ति बाह्य वातावरण की ध्वनि को सुनने में अक्षम होने के साथ साथ किसी वस्तु इत्यादि को समान दूरी पर स्पष्ट रूप से देखने में अक्षम होता है तो उसे श्रवण एवं दृष्टि बाधित बहुविकलांग कहते हैं। यानी कि जब व्यक्ति में सुनने की कमी हो और उसके साथ साथ उसकी दृष्टि भी प्रभावित हो, वो वस्तुओं को सामान्य तरीके से न देख पाता हो और इस प्रकार की जब दो विकलांगताएं उसमें हो जाती हैं तो उसे बहुविकलांग कहते हैं। और श्रवण अक्षम और दृष्टि अक्षम होने पर उसे डेफ ब्लाइंड के नाम से जानते हैं। श्रवण अक्षम एवं दृष्टिबाधित डेफ ब्लाइंड। डेफ ब्लाइंड। इसके बाद है मानसिक मंद श्रवणक्षम एवं दृष्टिबाधित।
मानसिक मंद श्रवण अक्षम व दृष्टि बाधित। जब किसी व्यक्ति में सीखने, निर्णय लेने आदि में देरी अथवा अक्षमता हो, बाह्य वातावरण की ध्वनि सुनने में अक्षम हो एवं सामान्य दूरी पर किसी वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई हो रही हो, तो उसे दृष्टिबाधित, श्रवण अक्षम एवं मानसिक मंदता से ग्रसित बहुविकलांग कहते हैं। नेक्स्ट है मानसिक मंद एवं दृष्टि बाधित। मानसिक मंद व दृष्टि बाधित। सीखने की कमी, सीखने में अक्षम एवं सामान्य परिवेश में वस्तु को स्पष्ट देखने में कठिनाई हो, तो उसे मानसिक मंद, दृष्टि बाधित, बहुविकलांग कहते हैं। सेरेब्रल पॉल्सी एंड मेंटल रिटार्डेशन। मस्तिष्क की क्षति होने के साथ साथ उसके अंग लकवाग्रस्त हों, मांसपेशियां असामान्य हों तथा सीखने, समझने एवं सीखने, निर्णय लेने की में अक्षम अथवा कठिनाई हो, तो उसे प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात एवं मानसिक मंदता से ग्रसित विकलांग कहते हैं। गामक नेक्स्ट है गामक अक्षम, श्रवण अक्षम एवं दृष्टि बाधित। गामाक्षम, श्रवणाक्षम एवं दृष्टि बाधित। दृष्टि एवं श्रवण समस्या के साथ साथ जब किसी व्यक्ति को चोट अथवा दुर्घटना के कारण शारीरिक विकलांगता हो जाती है, तो उसे दृष्टिबाधित, श्रवणाक्षम एवं गामक अक्षमता से ग्रसित बहुविकलांग कहते हैं। नेक्स्ट और लास्ट है मानसिक मंद एवं शारीरिक अक्षमता। मानसिक मंद व शारीरिक अक्षमता। मानसिक मंदता के साथ साथ यदि उसे शारीरिक समस्या होती है जिसके कारण वो चलने फिरने में असमर्थ हो जाता है, तो उसे मानसिक व शारीरिक विकलांग कहते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब इनके लक्षणों पर चर्चा करते हैं कि कौन कौन से लक्षण पाए जाते हैं। बहुविकलांगता दो या दो से अधिक विकलांगता का मिला जुला रूप होता है। विभिन्न प्रकार की विकलांगता से जुड़े बहुविकलांगता के निम्नलिखित लक्षण हो सकते हैं। बहुविकलांगता में बच्चों की शारीरिक विकास की प्रक्रिया धीमी होती है, जैसे नेक कंट्रोल यानी गर्दन नियंत्रण, बैठना, घुटने के बल चलना, खड़ा होना इत्यादि। सांस नियंत्रण का अभाव होता है, यानी टॉयलेट कंट्रोलिंग का अभाव होता है।
कुछ बच्चों को निगलने, चबाने, हाथ के उपयोग इत्यादि कौशलों में अक्षमता होती है। आसानी से देखने, सुनने, स्पर्श, गंध, स्वाद को नहीं समझते। स्पष्ट रूप से अपनी भावनाओं, विचारों एवं आवश्यकताओं को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। वे उन नए कौशलों को नहीं सीख पाते हैं जिसे दूसरों को करते देखते हैं। सीखने में धीमे व अक्षम होते हैं। कुछ बहुविकलांग बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं रख पाते और समस्या उत्पन्न करते हैं, जैसे सामान फेंकना, स्वयं को चोट पहुंचाना या दूसरे को चोट पहुंचाना इत्यादि। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो किसी घटना को बहुत ही अल्प समय तक याद रखते हैं। इनमें भावनात्मक लगाव का अभाव होता है, यानी रिश्तों को नहीं समझते हैं कि कौन मेरा पिता है, माता है, भाई है, बहन इत्यादि रिश्तों को वो कम ही समझते हैं। कार्य के छोटे से छोटे चरण को सीखने में अधिक समय लेते हैं एवं जल्दी भूल जाते हैं। सीखने एवं जीने के लिए अधिक से अधिक मदद की ज़रूरत होती है। किसी छोटे से छोटे कार्य को सिखाने के लिए परिमार्जित तकनीक का सहारा लेना पड़ता है। इनमें देखने, सीखने एवं पढ़ने लिखने की समस्या होती है। दो साथ साथ अक्षमता होने की वजह से बहुविकलांग बच्चे संप्रेषण कौशल एवं एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने हेतु दूसरे पर आश्रित होते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और बहुविकलांगता। अब हम इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ऑटिज्म, जिसको कहते हैं स्वालीनता, उस पे चर्चा करेंगे। स्वालीनता, जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट होता है, स्वालीनता यानी स्वयं में मग्न रहना, अपने आप में खोए रहना। स्वालीनता बच्चों में पाई जाने वाली एक प्रमुख व्यवहारात्मक विकृति है। इसमें विकास की प्रक्रिया में धीमापन, बच्चों में एक अनूठे असमान व्यवहार का होना पाया जाता है। परिभाषा में कहें तो स्वालीनता एक ऐसी व्यवहारात्मक विक्रिया है जिसमें विकासात्मक हनन के साथ साथ शाब्दिक एवं अशाब्दिक संप्रेषण तथा सामाजिक अंतःक्रिया की कमी देखने को मिलती है। ये ज़्यादा से ज़्यादा 3 वर्ष के उम्र के अंदर पहचाना जा सकता है। 18 महीने से इसके लक्षण समझ में आने लगते हैं। लक्षण कौन कौन से होते हैं? परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया में गुणात्मक क्षति, भाषा एवं संप्रेषण में गुणात्मक क्षति, व्यवहार तथा रुचि में पुनरावृत्ति, परस्पर सामाजिक अंतःक्रिया में गुणात्मक क्षति, सामाजिक मुस्कान में कमी। जैसे कि हम लोगों का नेचर होता है, अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति है वो मुस्कुरा रहा है तो हम भी उसको देख के मुस्कुरा के उसका जवाब देते हैं, लेकिन स्वालीनता से ग्रसित बच्चों में ऐसा नहीं पाया जाता है।
अशाब्दिक व्यवहारों से संबंधित कौशलों का अभाव पाया जाता है। अशाब्दिक व्यवहार जो हमारे चेहरे के गेस्चर्स होते हैं, जिनको हम देख के समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गुस्से में है या खुश है या दुखी है, इस तरह के गेस्चर्स जो होते हैं ये स्वालीनता से ग्रसित बच्चों में नहीं पाए जाते हैं। ऐसे बच्चे अपने माता पिता से लगाव नहीं लगाते। प्रायः देखने में आता है कि बच्चे अपने माता पिता से बहुत प्यार करते हैं, उनके आगे पीछे रहते हैं, परंतु स्वालीनता से ग्रसित बच्चे जो होते हैं उनको अपने माता पिता से लगाव नहीं होता है। अलगाव चिंता का अभाव पाया जाता है। दोस्तों एवं संगी साथी के साथ संबंध कम होता है। इनके मित्र बहुत कम होते हैं, मित्र एवं साथी ना के बराबर होते हैं। दोस्तों एवं संगी साथी का अभाव के साथ संबंध कम होता है। ऐसे बच्चों में सहानुभूति एवं परानुभूति का अभाव पाया जाता है। ये सिंपैथी नहीं रखते। सामाजिक रूप से अलग रहने वाले, समाज से कट के रहने वाले होते हैं। ये जीवित लोगों की अपेक्षा निर्जीव वस्तुओं में बहुत रुचि लेते हैं। ये हमारे आसपास के सगी संबंधी साथियों में रुचि लेने के जगह जो खिलौने आदि होते हैं, निर्जीव वस्तुएं होती हैं, उनमें ज़्यादा रुचि लेते हैं। इनमें मुखाकृति एवं शारीरिक मुद्रा का अभाव पाया जाता है, जैसे कि मैंने बताया गेस्चर्स का। भाषा एवं संप्रेषण में गुणात्मक क्षति। बबलिंग साउंड 18 महीने तक नहीं विकसित होता है। बबलिंग साउंड जैसे बच्चा 18 महीने तक पहुंचता है, वो धीरे धीरे कहते हैं बबलिंग साउंड करना शुरू करता है, जिसमें बाबा बा की स्थिति होती है। भाषा के विकास में धीमापन या पूर्ण अभाव होता है। भाषा का विकास या तो बिल्कुल नहीं होता, अगर होता है तो बहुत कम होता है। जिन बच्चों में भाषा विकास होता है उनमें बातचीत शुरू करने तथा उसे बनाए रखने एवं ख़त्म करने में परेशानी होती है। इनकी भाषा में वाक्य संरचना काफ़ी त्रुटिपूर्ण होती है एवं सर्वनाम बदलाव का गुण देखने को मिलता है। इनमें सामाजिक अनुकूलन खेल का अभाव देखने को मिलता है। ये समाज में घुले मिले नहीं होते हैं, इनके संगी साथी नहीं होते हैं तथा ये खेल आदि में रुचि नहीं लेते हैं। व्यवहार तथा रुचि में पुनरावृत्ति। एक ही क्रिया को बच्चे बार बार करते हैं, जैसे सिर घुमाना, हाथ पैर की उंगलियों को घुमाना या आवाज़ें निकालना। ऐसे बच्चों को कार्य दिनचर्या के अनुसार करते हैं। ये इस नियमावली में थोड़ा सा भी परिवर्तन इनके लिए गुस्सा उत्पन्न करने वाला होता है। ऐसे बच्चों की रुचि एवं प्रेरणा काफ़ी सीमित होती है। समान बच्चों की तरह बहुत सारी चीज़ों का पसंद या नापसंद नहीं करते हैं। ऐसे बच्चे निर्जीव वस्तुओं के साथ खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं, न कि जीवित लोगों के साथ। इनकी एक विशेषता ये है कि ये ज्ञान के किसी एक हिस्से में काफ़ी घिरे रहते हैं, जिसे स्प्लेंटर एथलिटी कहते हैं, जैसे गाड़ी का नंबर, प्रधानमंत्री की सूची, साल की तारीख या एक कोई विषय में रुचि। इन बच्चों में गुड़िया गुड्डा के प्रति शौक अधिक होता है। ये हमेशा दृढ़ वातावरण में रहना चाहते हैं। कुछ अन्य लक्षण हैं। 50 से 70% स्वालीन बच्चे में मानसिक मंदता के लक्षण दिखाई देते हैं। इन बच्चों में रोट मेमोरी की क्षमता अधिक होती है। रोट मेमोरी से यहाँ तात्पर्य है रटन विद्या, जो रटने की विद्या होती है, जो रटने की प्रवृत्ति होती है, वो इनमें ज़्यादा होती है। इसके अलावा किसी बच्चे में अति चंचलता, संवेगात्मक अस्थिरता पाई जाती है। तो ये था हमारा ऑटिज्म यानी स्वालीनता की परिभाषा और लक्षण कि किस प्रकार के लक्षण
पाए जाते हैं स्वालीनता से ग्रसित बच्चों में। तो इसके साथ स्वालीनता का अध्याय समाप्त होता है और अब हम आगे चर्चा करेंगे मानसिक बीमारी यानी मेंटल इलनेस के बारे में कि मानसिक बीमारी के लक्षण क्या होते हैं, मानसिक बीमारी कौन कौन सी होती है एवं इसको कैसे पहचाना जाएगा। लेकिन ये अब हम अपनी अगली कक्षा में इसके बारे में अध्ययन व चर्चा करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास से मैं आप लोगों से अनुमति समाप्त करने की अनुमति लेना चाहूँगा। आप सभी लोगों ने बड़े अपना समय निकाल के इस चैनल को देखा और बराबर देखते आ रहे हैं, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद कहना चाहूँगा। इसी के साथ इस आज की कक्षा को यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार, थैंक यू।